तो इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं द बोनस के एडिटर अंशुमन तिवारी जी। सर गुड मॉर्निंग सर, आज कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे? धन्यवाद हर्ष। उंगलियों पर दुनिया में मुंबई से आपका स्वागत है। मुंबई में मौसम बादल और बारिश का है। मैं सुबह आते हुए जॉन एलिया का एक शेर पर याद कर रहा था कि एक ही मुजदा सुबह लाती है, धूप आंगन में फैल जाती है। बट बाज़ारों के लिए और मुंबई के मौसम के लिए धूप नदारद है। और सप्ताह के अंतिम दिन आज जो सबसे बड़े संकेत हैं वो बॉन्ड मार्केट से आ रहे हैं। हम लगातार आपको सुबह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने कार्यक्रम में कि अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां भारतीय बाजारों में और विदेशी निवेशकों के रुख को प्रभावित कर रही हैं। भारतीय बाजार में जो उतार चढ़ाव हमें दिखते हैं एक दिन में, इनका बड़ा असर है। और जो घटनाओं का चक्र हमें पिछले 24 घंटे में दिखाई दिया, कल बाजार बंद होने के बाद आज बाजार खुलने तक, इसका असर पूरे सप्ताहांत तक रहेगा और सोमवार तक रहेगा। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं अपना सफर अमेरिका से जापान तक और यूरोप से भारत तक। अमेरिका के हाउस से, अमेरिका के सदन से ट्रंप का टैक्स बिल केवल एक वोट से पास हुआ है। और यहाँ से अमेरिकी राजनीति को लेकर एक संकेत मिला है, क्योंकि अब सीनेट की जद्दोजहद है, जहाँ कई रिपब्लिकन इस पर बदलाव की मांग करेंगे। ये बिल अगले 10 वर्षों में 3.8 ट्रिलियन का घाटा जोड़ेगा। इस बिल से हालांकि अमेरिका में उपभोक्ता मांग बढ़ने की संभावना है, क्योंकि टैक्स की रियायत मिल रही है, लेकिन जो उसका दूसरा पहलू है अमेरिका पर कर्ज बढ़ने का, उसे लेकर अमेरिकी बाजार में गहरा दबाव है। ट्रेजरी यील्ड करीब 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 4.54 पर है और 30 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 5.08 पर है। डॉलर पर आज भी दबाव है और डॉलर इंडेक्स में आज के उतार चढ़ाव का असर हमें दुनिया के बाजारों पर दिखेगा। फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वालर ने संकेत दिया है कि ब्याज दर में कमी इस साल के अंत तक हो सकती है। यह बाजार के लिए राहत की खबर है। जापान में आज सुबह सुबह महंगाई के आंकड़े आए। जापानी अर्थव्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। ऐसा लगता है जैसे कि प्रतिदिन जापानी अर्थव्यवस्था किसी अस्पताल में है और कोई एक नई चिंताजनक रिपोर्ट आती है। जापान में महंगाई के आंकड़े आए हैं। उपभोक्ता महंगाई बढ़कर 3.5% हो गई है। बैंक ऑफ जापान का जो टारगेट रेट है वो 2% है और इसलिए महंगाई यहाँ से करीब 1.5% ऊपर है। ब्याज दर बढ़ने का डर है। इस साल जनवरी में बीओजे ने, बैंक ऑफ जापान ने शॉर्ट टर्म रेट करीब 0.5% बढ़ाया था। जापान में 40 वर्षीय ये बॉन्ड की यील्ड 3.44% पर है, जो रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है। हालांकि बैंक ऑफ जापान ने कहा है कि वह कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जब कोई बड़ा संकट होगा तब इसमें दखल दिया जाएगा। जापान में मशीनरी ऑर्डर बढ़े हैं, जिससे येन को समर्थन मिला है, लेकिन अब महंगाई के आंकड़े और ब्याज दर में बढ़ोतरी का असर हमें येन की कीमतों पर दिखाई देगा। जो निष्कर्ष आज बाजार से निकला है, जिसके बाद हम अगली खबरों की तरफ चलेंगे, वो ये कि पूरी दुनिया में बॉन्ड यील्ड्स अचानक तपने लगी हैं, जिसकी आंच में आने वाले दिनों में शेयर बाजार पिघलेंगे। अगले कुछ दिनों में जापान, जर्मनी, यूके और यूएस में 10 और 30 वर्ष के बॉन्ड्स की नीलामी होनी, और यह सबसे बड़ा घटनाक्रम है जिस पर सप्ताहांत में बाजार की नजर रहेगी। दरअसल अगर आप अभी तक के घटनाक्रमों को देखें, 20 साल के बॉन्ड का जो खराब प्रदर्शन या जो खराब रिस्पांस अमेरिका के बाजार में हमें दिखाई दिया, या जापान के बॉन्ड मार्केट का चैलेंज देखें, तो बॉन्ड बाजार सरकारों से कह रहा है कि अगर उन्हें लंबी समय के लिए पैसा चाहिए तो उन्हें ऊंचा ब्याज देना होगा, और इसका अर्थ यह है कि उनके घाटे बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्थाओं में अब घाटे और कर्ज केंद्रीय चिंता में आ गए हैं। अब हम यूरोप की तरफ चलते हैं। यूरोप से भी अच्छी खबरें नहीं आई। धूप नहीं थी अच्छी खबरों की, बादल ही थे। यूरोप की अर्थव्यवस्था से महंगाई, आर्थिक उत्पादन में सुस्ती और मांग टूटने के संकेत बाजारों को परेशान कर रहे हैं। यूके में उपभोक्ता महंगाई का आंकड़ा आया 3.5% पर है, जो 15 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। यूरोजोन का पीएमआई कमजोर रहा है। पीएमआई का मतलब औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े हैं। आईएमएफ ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था में 2025 में 0 वृद्धि का आकलन दिया है, जो चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका अमेरिकी टैरिफ और कमजोर औद्योगिक उत्पादन का प्रभाव जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। आईएमएफ ने फ्रांस के लिए 2025 में 1% से नीचे 0.6% की वृद्धि का आकलन दिया है। 2026 में फ्रांस की विकास दर 1% रहेगी। घाटा जीडीपी के 6% पर रहेगा। यहां से भी अर्थव्यवस्था के लिए उत्साहजनक खबरें नहीं है। स्विट्जरलैंड में अप्रैल का सीपीआई नियंत्रण में है। नकारात्मक मुद्रास्फीति की चेतावनी दी गई है, यानी डिफ्लेशन की स्थिति स्विट्जरलैंड में दिख रही है। स्वीडन के रिक्स बैंक ने ब्याज दर करीब 2.25% पर रखी है। जून में कुछ रियायतों की संभावना है। उभरते बाजारों में हमारे पास 3 खबरें हैं जिन्हें समझना जरूरी है। अर्जेंटीना में बीफ का निर्यात टूटा है, जिससे पेसो में कमजोरी आई है। दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका असर पड़ेगा। टर्की में महंगाई का आंकड़ा का अनुमान आया है। टर्की की महंगाई रिकॉर्ड ऊंचाई पर है।
सालाना आधार पर महंगाई दर करीब करीब 37% से ऊपर है, लेकिन उम्मीद है कि 24% के आसपास आएगी। श्रीलंका के, भारत के पड़ोस में श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने 7.75% की ब्याज दर तय की है। ब्याज दरों में कमी की गई है। आज की जो सबसे बड़ी खबर हमें शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार से अलग मिली, वो क्रिप्टो और बिटकॉइन बाजार की ओर से ध्यान से समझना जरूरी है। बेहद बड़े घटनाक्रम बिटकॉइन और क्रिप्टो बाजार में हुए हैं पिछले 24 घंटों में। कॉइनबेस दुनिया का पहला क्रिप्टो एक्सचेंज है जो S&P 500 में शामिल हुआ है। S&P 500 इंडेक्स में अब एक एक्सचेंज भी ट्रेड हो रहा है। इसके बाद बिटकॉइन 22 मई को 1,11,000 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा था, सबसे ऊंचे स्तर पर था। 24 घंटे में बिटकॉइन में साल में 3.6% और करीब करीब 20% की बढ़ोतरी पूरे साल में दिखाई दे रही है। बिटकॉइन ETF में निवेश बढ़ रहा है। डॉलर की कमजोरी और अमेरिकी ट्रेजरी की यील्ड बढ़ने से बिटकॉइन में आने वाले समय में चमक बढ़ेगी। इधर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कॉइन की धारकों का एक समारोह किया, जिसमें ट्रंप परिवार के पास कॉइन की अधिकांश आपूर्ति है। इस पर अमेरिकी राजनीति में नैतिक सवाल उठ रहे हैं। पर आज की जो सबसे बड़ी खबर है कॉइन की दृष्टि से, बिटकॉइन की, क्रिप्टो की दृष्टि से, वो ये है कि एप्पल, इन्वीडिया और टेस्ला के शेयर कार्किन के प्लेटफॉर्म पर डिजिटल टोकन के तौर पर ट्रेड होंगे और यह स्टॉक और क्रिप्टो के एकीकरण का पहला बड़ा प्रयोग है। ये रही बाजारों की बॉन्ड बाजार की और बिटकॉइन बाजार की बात। अब हम कुछ अन्य खबरों पर चलते हैं जिनसे दुनिया की राजनीति में हलचल दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच टकराव बढ़ गया है। यूनिवर्सिटी को विदेशी छात्रों में भर्ती करने से रोक दिया गया है। इस घटनाक्रम का आज अमेरिका की राजनीति में इसकी प्रतिक्रियाएं दिखेंगी। इजरायल और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है। हमले का खतरा अभी भी कायम है। इधर अमेरिका में इजरायल दूतावास के कर्मचारियों की हत्या के बाद इजरायल ने तीखी प्रतिक्रिया की है। चीन और ताइवान में भी तनाव बढ़ा है। चीनी सेना ने अपनी ड्रिल बढ़ाई है। अमेरिका और जापान के बीच ऑटो टैरिफ पर बातचीत रुक गई है। यह बातचीत शुरू होने के बाद व्यापार संधि पर प्रगति होगी। इधर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया की यात्रा पर हैं। पूर्वी एशिया में चीन के बाद अब यूरोप की सक्रियता बढ़ी है। मैक्रों इस क्षेत्र से कुछ व्यापार समझौते लेकर आना चाहते हैं। G7 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक का साझा बयान आ ही गया। पहले उम्मीद थी कि वहाँ झगड़ा है और बात नहीं बनेगी, लेकिन बाद में एक बयान आया। बयान में टैरिफ का कोई जिक्र नहीं है, सामान्य आर्थिक स्थिरता की बात की गई है। लेकिन G7 की बैठक में की जो अगली शिखर बैठक है उसमें ट्रंप की हिस्सेदारी पर या डोनाल्ड ट्रंप के जाने पर मोहर लग गई है। ये बैठक जून के मध्य में होगी। यहाँ से अब हम कमोडिटी बाजार की तरफ चलते हैं। ब्रेंट और WTI दबाव में है। ब्रेंट करीब करीब $64 के आसपास है, WTI $60 के आसपास है। इन दोनों पर आने वाले समय में दबाव रहेगा क्योंकि ओपेक देशों ने अपने उत्पादन में बढ़ोतरी करके बाजार में एक प्रतिस्पर्धा कायम की। हालांकि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं इजरायल और ईरान की, इनका असर हमें ब्रेंट पर दिखेगा और उतार चढ़ाव की उम्मीद है। सोना वापस मजबूती पर है क्योंकि यूरोप से भी अच्छी खबरें नहीं है। ट्रेजरी दुनिया में बॉन्ड की यील्ड्स बढ़ी हैं, डॉलर में कमजोरी है, तो वापस सोने में तेजी की तस्वीर दिख रही है। यहीं से हम करेंसी बाजार को भी टटोल लेते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 1.5 महीने के निचले स्तर पर कल था। विदेशी निवेशकों की तेज बिकवाली हुई थी, डॉलर की मांग थी। रिजर्व बैंक ने मार्च में रिकॉर्ड $14.4 बिलियन की खरीद की है, जिससे रुपया करीब 2.3% मौजूद हुआ है। डॉलर इंडेक्स में शुरुआती कमजोरी के बाद थोड़ा सुधार है। अगर डॉलर इंडेक्स 100 से नीचे बंद हुआ तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्राओं में बड़ी स्थिरता आएगी। जर्मनी का डेटा आया। हमने आपको बताया कि जर्मनी के आर्थिक उत्पादन के विकास दर के आंकड़े अच्छे नहीं हैं, इससे यूरो पर दबाव है। यूके में मुद्रास्फीति बढ़ने से GDP मजबूत है, ब्याज दरें बढ़ने की संभावना बन रही है। हालांकि बैंक ऑफ इंग्लैंड अभी तत्काल इस पर कोई फैसला नहीं करेगा। येन स्थिर है, लेकिन महंगाई के आंकड़े के बाद अब वहां भी ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद है। युआन भी स्थिर है। कंपनियों की तरफ चलें तो कंपनियां भी आज नई सुर्खियां बना रही हैं। सप्ताह के अंत में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम कॉर्पोरेट सेक्टर में पिछले 24 घंटे में हुए। हुआवे को लेकर चीन सख्त है। अमेरिका ने AI के हाई एंड चिप्स की या सबसे हाई क्वालिटी चिप्स के चीन पर आयात को जो प्रतिबंध लगाए हैं, उसके बदले चीन ने यह कहा है कि अगर हुआवे के चिप में कोई बाधा डाली गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। AI चिप पर अब अमेरिका और चीन के बीच टकराव बढ़ रहा है और इन्वीडिया को काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिसका 14 से 15% रेवेन्यू या कारोबार चीन के बाजार से आता है।
चीन की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी BYD ने अप्रैल में यूरोप में टेस्ला को पछाड़ दिया है। यूरोप के बाजार में टेस्ला पिछड़ गई है। कंपनी का एक नया मॉडल डॉल्फिन सर्व EV भी लॉन्च हुआ है जिसको समर्थन मिला है। एक और बड़ी दिलचस्प खबर और एक बड़ी जद्दोजहद अमेरिका के बाजार में चल रही है, वो निप्पॉन स्टील को लेकर है। निप्पॉन स्टील अमेरिका की दिग्गज ऐतिहासिक स्टील कंपनी, जिसका एक बहुत बड़ा इतिहास है अमेरिका में, उसका अधिग्रहण करने की तैयारी में है। $14 बिलियन का ये निवेश है। अधिग्रहण बीच में टलता रहा है, बाइडेन सरकार ने इसे रोक दिया था। ट्रंप सरकार की विदेशी निवेश समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है। निर्णय 5 जून तक आने की संभावना है और अगर निप्पॉन स्टील इस कंपनी का अधिग्रहण करती है तो दुनिया के स्टील सेक्टर में बड़े फेरबदल होंगे। इधर एक महत्वपूर्ण खबर आई कि BP ने कैस्ट्रॉल की ल्यूब इकाई को बेचने की तैयारी की है। सौदा करीब $20 बिलियन का होगा। लंबे समय के बाद ल्यूब और पेट्रोलियम सेक्टर में किसी बड़े टेकओवर की तैयारी हो रही है। गोल्डमैन सैक्स को इसका ग्राहक तलाशने के लिए कहा गया है। चीन की रिटेलर शीन ने कहा है कि EU जो ऑनलाइन बिक्री पर नई ड्यूटी लगा रहा है, उसके बाद 2030 तक अमेरिका यूरोप के बाजार में शीन के उत्पादों की कीमत $12 प्रति ऑर्डर तक बढ़ जाएगी। अब आते हैं भारत की खबरों पर। भारत की जो खबरें आज असर करेंगी, सबसे बड़ी खबर जो भारत के लिए आई वो चौंकाने वाली ये थी कि भारत में नेट विदेशी निवेश का मतलब है कि भारत से बाहर जाने वाला विदेशी निवेश और अंदर भारत में होने वाले विदेशी निवेश का अंतर रिकॉर्ड 96% गिरा है। 2025 में केवल $353 बिलियन रहा, जो 2024 में $10 बिलियन था। और इसका असर हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में नए निवेश, विकास दर और मांग पर दिखाई देगा। अमेरिका का ब्रुकफील्ड निवेश समूह भारत में अगले 5 साल में $100 बिलियन का निवेश करेगा। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर भी शामिल है, जहां प्राइवेट निवेश आने की संभावना है। शेयर बाजार की दृष्टि से एक बड़ी खबर ऑटो सेक्टर से आई। बजाज ऑटो ने ऑस्ट्रेलिया की मोटरसाइकिल कंपनी KTM को करीब 7800 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है। इस कंपनी में बजाज की हिस्सेदारी पहले से करीब 37.8% थी। स्टॉक पर नजर रहेगी, इसे देखिएगा। रिजर्व बैंक के फ्लोटिंग रेट्स बॉन्ड को अच्छा समर्थन मिल रहा है। यह दिलचस्प घटनाक्रम है। भारत में अब FD पर ब्याज दरें कम हो रही हैं क्योंकि रिजर्व बैंक ने कर्ज पर ब्याज दरें कम की हैं और इसलिए धीमे धीमे अब लोग बेहतर और फिक्स्ड रिटर्न वाले अच्छे प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। रिजर्व बैंक का जो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड है, इस पर 8% की ब्याज दर है और FD पर ब्याज दर कम होने से इसमें निवेश बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे में रुपए पर नजर रहेगी। अगर रुपया और कमजोर होता है और विदेशी निवेशकों की बिकवाली बढ़ती है, जिसके संकेत हमें कल से मिले और आज भी मिले हैं, तो शायद RBI इस रुपए की कीमत को 86 से ऊपर जाने पर दखल देगा। इसके अलावा जापानी येन और यूरो की कीमतों में भी अस्थिरता रहेगी क्योंकि दोनों जगह से महंगाई और आर्थिक विकास के आंकड़े ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात जो हमने शुरुआत में कही थी, जहां हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, जर्मनी, जापान, UK और US में बॉन्ड्स के अगली किश्तों की नीलामी होने वाली है और ये 10 और 30 साल के बॉन्ड होंगे और यही वो घटनाक्रम है। यहाँ इन्हें बाजार का, बैंकों का, निवेशकों का कैसा समर्थन मिलता है, इसके आधार पर दिखाई देगा कि वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर बॉन्ड यील्ड्स का क्या असर होगा और ये असर हमें अगले सप्ताह दुनिया भर के शेयर बाजारों पर इससे प्रभावित होते दिखाई देंगे। इसके अलावा तेल, सोना और बिटकॉइन में आज उतार चढ़ाव की उम्मीद है। कच्चे तेल की कीमतें दबाव में हैं, लेकिन कोई घटनाक्रम अगर मध्य पूर्व से बढ़ता है तो हमें उसका असर दिखाई देगा। तो सप्ताह के आखिरी दिन उंगलियों पर दुनिया में मुंबई से आज इतना ही। हम वापस चलते हैं हर्ष के पास नोएडा स्टूडियो में। बिल्कुल सर, और बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय यहाँ पे निवेशकों के लिए, क्योंकि बॉन्ड यील्ड हल्की सी तो कूल ऑफ हुई है, लेकिन यहाँ पे निवेशकों को नज़र यहाँ पे बना के रखनी चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट खबर यहाँ पे है कि भारत जो यहाँ पे सरकार है उसको एक बड़ी रकम मिल सकती है। आज RBI डिविडेंड का ऐलान हो सकता है। पिछली बार करीब 2.1 लाख करोड़ का यहाँ पे जो थी रकम दी गई थी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।